खराब मतलब कितना? आई एम डॉक्टर सचिन अरोड़ा ऑन दिस प्लेटफॉर्म आउट ऑफ ऑल अदर सब्सटेंसेस। क्या आप अल्कोहल ज़्यादा देखते हैं या So the basic difference would be cue induced craving जो है, जो शराब की बोतल को देख के। आपका एक्सपीरियंस नैलट्रेक्सोन और अकाम्प्रोसेट, आपने कहा कि हम LFT देखते हैं। Yes. Hello everybody, I am Dr. Sachin Arora on this platform, on this channel. I want to talk about an important topic known as alcohol dependence. I am practicing in Dwarka as an MD psychiatry consultant with a keen interest in de-addiction. But today I have the honor and pleasure of introducing you to a de-addiction specialist psychiatrist, Dr. Abhishek. Hi Dr. Abhishek. Hello, hi sir. कैसे हैं आप? I am doing well sir. जैसा कि मैंने बताया, जस्ट लाइक आई टोल्ड, डॉक्टर अभिषेक इज अ एडिक्शन साइकाट्री स्पेशलिस्ट. डॉक्टर अभिषेक, प्लीज टेल अस अबाउट योरसेल्फ. Sir, I have done MD psychiatry. Followed by that, I did my DM in addiction psychiatry from NDTC AIMS Delhi, and currently I am practicing in Chandigarh as a psychiatrist. ओके, तो आपके पास काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है अल्कोहल एडिक्शन का, डिपेंडेंस का, मैनेजमेंट का. थोड़ा सा आई वांट द साइकाट्री पीपल टू नो, अल्कोहल एडिक्शन के जैसे आप पेशेंट देखते हैं या डिपेंडेंस के पेशेंट देखते हैं, व्हाट डू यू थिंक नाउअडेज मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स हु आर कमिंग फॉर वॉलंटरी और ब्रॉट बाय फैमिली मेम्बर्स? So this, I think awareness has increased because अभी आजकल जो है पेशेंट्स खुद से आना भी प्रेफर करते हैं. They have certain insight that by seeing celebrities also in the society, they are opening up and they're talking about that it is a disorder, it is a biological disorder, and people are able to gain some insight. Obviously not much, but पहले से तो better हुआ ही है. Patients are coming by themselves also. ओके, तो जैसे रूटीनली अगर आप सब्सटेंस की बात करें, जैसे आप एडिक्शन साइकियाट्री प्रैक्टिस करते हैं, आउट ऑफ ऑल अदर सब्सटेंसेस क्या आप अल्कोहल ज़्यादा देखते हैं या अदर सब्सटेंसेस के पेशेंट? आपका एक्सपीरियंस क्या It entirely depends on where I'm sitting. है? ओके, So if when I was at NDTC, a bulk of the patients would be opioid users, ओके, right? Because of the location of the our institute, so it was relatively close to the urban slums where these kind of problems were more. So now when I'm practicing, if I'm talking about a general kind of setting, so I'll be seeing more of alcohol kind of patients. बिकॉज ओपियोइड पेशेंट्स जो होते हैं थोड़े से रिस्ट्रिक्टेड होते हैं. एक तरह की मेडिसिन होने चाहिए, एक तरह का इंटरवेंशन होने चाहिए, जो कि एक स्पेसिफिक एज वी टैग इट डी एडिक्शन सेंटर्स पे ही अवेलेबल होता है. बट अल्कोहल और अदर तरह के जो भी डिसऑर्डर्स हैं उसको हम कहीं पे भी डील कर सकते हैं. ओके, तो ये डिपेंड करता है कि हम कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं. बहुत अच्छी बात बताई आपने कि जैसे हमारे पास ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ क्या क्या हैं. अगर किसी ओपियोइड को मैनेज करने की जो लाइसेंस्ड ड्रग है वो हमारे पास नहीं है, तो पेशेंट्स को वो वर्ड ऑफ माउथ से पता होता है कि कहाँ पे ये टैबलेट मिलेगी और किस डॉक्टर को उसके लिए अप्रोच करना है. ओके, अच्छा, जैसे अगर अल्कोहल डिपेंडेंस की बात करें, कोई वॉलंटरी डी एडिक्शन के लिए पेशेंट आपके पास आता है, तो आप उसे कैसे अप्रोच करते हैं कि मैं छोड़ना चाहता हूँ? सर, वी फर्स्टली असेस द पेशेंट कि व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम द पर्सन इज फेसिंग. एडिक्शन वी अंडरस्टैंड दैट इसके कुछ ना कुछ रूट कॉजेज तो चल रहे होंगे. मे बी पुअर कोपिंग स्किल्स, मे बी सम पर्सनल स्ट्रेसर्स, और मे बी सिंपली एडिक्शन एट इट्स प्ले. मतलब बायोलॉजिकली उसको इतने सालों से यूज़ कर रहा है. ऑल द फैक्टर्स एट इंटरप्ले. सो वी असेस के फैमिली सर्कमस्टेंसेस क्या हैं, मैरिड हैं तो क्या, लाइफ के क्या हैं. बिकॉज इन्हीं चीज़ों को हम आने वाले जो रिलैप्स प्रिवेंशन थेरेपी हम प्लान करेंगे, ऑल दीज फैक्टर्स विल बी इनकॉर्पोरेटेड इन दैट, जिसको हम रिलैप्स प्रिवेंशन में यूज़ करेंगे. वंस द असेसमेंट इज कंप्लीट, ऑब्वियसली व्हेन द पर्सन कम्स वी असेस फॉर द फिजियोलॉजिकल विड्रॉल ऑल्सो, लास्ट इनटेक ऑफ अल्कोहल यूज कब है, ओके, एनी कोमॉर्बिडिटीज, any history or complications related to chronic liver disease, which could be dark tarry black stools, कोई history of blood in vomiters, acute pain, pancreatitis rule out करने के लिए. So chronic liver disease को basically हमें rule out करना है.
पास्ट हिस्ट्री ऑफ वी वांट टू नो कोई डिलीरियम अल्कोहल विड्रॉल का सीजर का हिस्ट्री तो नहीं है पास्ट में, दैट उसको हम स्ट्रेट अवे टैग कर लेते हैं कि पेशेंट इज ऑफ कॉम्प्लिकेटेड नेचर and we would choose our protocol for detoxification accordingly if there is history of complicated withdrawals. Okay. So this much is for the assessment overview, general assessment. Obviously blood investigations will be there to assess the liver function test, and then we proceed towards the treatment protocol. Right? For pharmacologically, then we once the detoxification phase is over, then we would want to add the anti-craving agents. Right, so anti-craving agents में primarily we talk about naltrexone and acamprosate. Deciding factor usually initial phase में तो यही रहता है that whether LFTs are fine or not. So LFTs if they are fine, we go with naltrexone to start with. Once the detoxification phase is over. डिटॉक्सिफिकेशन फेज में मतलब एट फर्स्ट ही एंटी क्रेविंग ड्रग हम नहीं यूज करते थे कभी. वी वांट द डिटॉक्सिफिकेशन फेज ओवर. थोड़ा सा और जानना चाहूँगा मैं, डिटॉक्सिफिकेशन फेज का मतलब विड्रॉल मैनेजमेंट है? यस सर, विड्रॉल मैनेजमेंट है. तो कितने दिन तक आप उस विड्रॉल को मैनेज करके फिर एंटी क्रेविंग? Entirely depends patient to patient. For this withdrawal management we usually have 3 kind of regimes. To name them, one would be fixed dose regime जो हम usually अपनी OPDs में use करते हैं कि एक डायज़ेपाम, लोराज़ेपाम जो भी हमने बेंजोडाइज़ेपिन चूज़ किया है उसको हम एक 6 hourly 8 hourly डोज पे हमने उसको सेट कर दिया, यूज़ कर लिया. देन देयर इज सिम्टम ट्रिगर्ड regime कि उसमें सिम्टम ट्रिगर्ड regime का ये फ़ायदा रहता है अगर माइल्ड टू मॉडरेट विड्रॉल में है पेशेंट, सीवा स्केल हम यूज़ करते हैं विड्रॉल असेस करने के लिए. सो अगर उसमें माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम ट्रिगर्ड इज बेस्ट. सो उसमें विद इन 2 to 3 days हम पेशेंट का विड्रॉल फेज कंप्लीट कर सकते हैं, ट्रीटमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं. डोज ऑफ जो हम बेंजोडाइज़ेपिन यूज़ करेंगे वो भी कम रहती है. बट जहाँ पे हमारे पास मॉनिटरिंग फैसिलिटीज़ हैं, इन पेशेंट हैं, वहाँ हम फ्रंट लोडिंग regime यूज़ करते हैं. दैट इज़ द थर्ड टाइप ऑफ regime दैट वी यूज़. सो जिसमें भी कॉम्प्लिकेटेड विड्रॉल की हमने बात की, डिलीरियम का रिस्क है, तो उसमें हम वो फ्रंट लोडिंग regime यूज़ करते हैं. एट फ्रंट वी यूज़ 20 milligram ऑफ डायज़ेपाम पेशेंट को दे देते हैं एंड देन वी ऑब्जर्व द पेशेंट. आगे उसको फिक्स डोज regime में कन्वर्ट भी किया जा सकता है टू मैनेज इट. तो ज़्यादातर जो इनिशियल हेवी लोडिंग है वो आप कॉम्प्लिकेटेड विड्रॉल में यूज़ करते हैं टू प्रिवेंट के डिलीरियम का रिस्क को प्रिवेंट करना. ओके. तो सपोज करो हमने फिक्स डोज रेजिम स्टार्ट किया, आपने कोई भी बेंजोडाइज़ेपिन, क्लोरडाइज़ेपोक्साइड या लोराज़ेपाम कुछ भी दिया, तो कितने दिनों में इनको टेपर करके हम ख़त्म करते हैं बेंजोस? सर वी वुड डेली अप्लाई द सीवा स्केल. उस पे हम देखते हैं कि अभी भी पेशेंट को विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं. व्हाट्स द स्कोर? वंस द स्कोर इज बिलो द विड्रॉल स्टेज तो हम उसको डोज को आई गेस 10 to 20% डेली हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं. ओके. और विद इन कितने डेज तक वो अप्रॉक्सिमेट? यूजुअली इफ आई वुड से अ वीक और 10 days इज मोर देन इनफ टू कंप्लीट. जैसे जैसे सिम्टम खत्म होते जाते हैं तो बेंजो को विड्रॉ करके सिम्टम्स तो हम सर शुरू में ही बेंजोडाइज़ेपिन एडिक्वेटली दे देंगे, पेशेंट को कोई विड्रॉल नहीं होने देंगे. 2-3 days में वो डोज अचीव हो जाएगा हमारा. ओके. उसके बाद हम उसको धीरे धीरे डिक्रीज करते जाते हैं. क्या एक्सपीरियंस आपका बेंजोज में, किस ड्रग के साथ आप ज़्यादा कंफर्टेबल रहे हैं? मोस्टली वी वुड यूज डायज़ेपाम. अगर LFTs फेवरेबल नहीं है देन ओनली वी वुड शिफ्ट टू हमारी सप्लाई में डायज़ेपाम आती थी NDTC में. यूजुअली काफ़ी इंस्टीट्यूट मतलब प्राइवेट प्रैक्टिस में इट इज़ नॉट अवेलेबल, सो वी कैन यूज क्लोरडाइज़ेपोक्साइड एज वेल. But diazepam has good quick onset of action और sustained half life is also longer, तो diazepam हम लोग use करते थे. Second option would be obviously lorazepam if patients LFTs are deranged, chronic liver disease already है. Oxazepam is also a good choice that one can think of. जैसे एफिकेसी में आपको कुछ फ़र्क लगा लोराज़ेपाम या ऑक्साज़ेपाम में? Efficacy I don't think मतलब experience wise. Yeah, oxazepam is equally good. It's just that it is slightly more pricier, but otherwise I don't think there is an issue. मतलब ऑक्साज़ेपाम से भी विड्रॉल मैनेज होता है. और विड्रॉल के दौरान ही आप थायमीन भी स्टार्ट कर देते हैं? Absolutely. थायमीन तो मतलब सबसे पहले अगर वो नहीं शुरू किया इट्स अ हारा की थी फॉर अस.
We cannot afford to not start thiamine. Thiamine तो start इसमें ना करना है। डोजेज को लेके ना बहुत चीज़ें बात हो रही है, कोई कह रहे हैं 100 200, फिर हाई डोज दीजिए, कहाँ तक देना चाहिए थायमिन? Sir, thiamine 500 milligram TDS. Straightforward, I am telling you, 500 milligram TDS. If there is the patient risk of the patient going, मतलब वर्निकेस का अगर रिस्क लग रहा है तो, अगर उससे पहले ही है तो 200 milligram TDS, and usually we give 200 milligram TDS for 3 to 5 days at minimum. So ये we तो tend जब to give- प्रेसिपिटेटिव विड्रॉल हो, मतलब Yes, sir. जैसे वो डेलीरियम या सीजर में, Yes sir, yes. और अगर रूटीन पेशेंट जैसे आता है तो So 100 milligram TDS is also fine, but we tend उसको to भी give- टेपर करना है थायमिन को? No sir, we don't taper it. For 5 days we give injectables, then we shift to oral medications of thiamine. Oral thiamine का bioavailability like 5 to 10% होता है. So 100 milligram का tablet दे भी दिया हमने 3 बार 300 milligrams, that would be just 20 to 30 milligrams, which is peanuts for the patient. उससे 3 months के लिए हमें वो देना ही देना है thiamine. 3 मंथ्स देना ही है, बिल्कुल देना है. ओके। फिर जैसे 7 to 10 डेज में डिटॉक्स खत्म हुआ, अब हम स्टार्ट करेंगे एंटी क्रेविंग। Yes. तो आपका एक्सपीरियंस नैलट्रेक्सोन और अकाम्प्रोसेट, आपने कहा कि हम LFT देखते हैं, Yes sir. और अगर LFT खराब है तो नैलट्रेक्सोन नहीं देना है। Yes. खराब मतलब कितना, मतलब हाउ डू यू थिंक SG और Yes sir, 2 to 3 times तक it is acceptable. Like 50 अगर हम एवरेज बात करें, OTPTs का रेंज होता है, SG OTPTs का रेंज होता है, that 50 is the accepted number. So if it is 100 150 we can start naltrexone अगर कोई बहुत ज़्यादा और डिरेंजमेंट्स हमें नहीं लग रहे हैं, so we can straight away proceed with naltrexone. बहुत ज़्यादा हमें डरने की उसमें कोई जरूरत नहीं। इसमें भी कोई इज देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन? सम पीपल से नैलट्रेक्सोन लिवर डिजीज में भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ है क्या? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी है? सर यूजुअली अवॉइड ही करते हैं, बिकॉज दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इनिशियली अगर 100 150 तक भी है तो वी कैन यूज, दैट्स व्हाट, बट परसिस्टेंट लिवर डिजीज है देन वील हैव टू टेक द कॉल ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट, हाँ, कि अगर हमें पेशेंट को एब्सटेन रख के उसको नैलट्रेक्सोन से एक्चुअली बेनिफिट हो रहा है एंड ही इज एबल टू एब्सटेन ऑन दैट, ऑब्वियसली वी कैन कंसीडर इट, बट LFTs का मॉनिटरिंग वुड बी रिक्वायर्ड। ओके। तो इसमें मेजर कंपोनेंट SGOT SGPT होता है या और कुछ भी देखना होता है? सर लार्जली हम प्रैक्टिकली तो यही देखते थे, GGT लेवल्स भी देखते हैं टू सी द अमाउंट ऑफ इनटेक ऑफ अल्कोहल इनिशियली, बट मॉनिटरिंग हम बेसिकली SGOT SGOT प्रैक्टिकली दैट इज व्हाट वी फॉलो। आपका खुद का एक्सपीरियंस कैसा है नैलट्रेक्सोन के साथ इन एंटी क्रेविंग? Sir, it works good in certain patients, then in certain patients it won't. But it's like जिन patients का binge pattern है, heavy drinking usage है, and who are not able to abstain completely, so naltrexone becomes the first choice when we compare it to acamprosate for these kind of patients. ओके। So secondly, it can be given alternative day as well. So अगर 50 मिलीग्राम डेली डोज है तो ऑल्टरनेटिवली पेशेंट 100 मिलीग्राम भी ले सकता है। So these kind of regimes also exist for the naltrexone. यूजुअल स्टार्टिंग डोज 50? Usual starting dose is 50, but a slightly lower dose of 25 mg can also be considered, and sometimes higher dose of 100 mg can also be prescribed. in certain आपने यूज़ cases. किया, यू हैव यूज्ड So इट? I usually stick to 50 milligram OD tablet. मोस्टली हो जाता है Yes, वैसा। yes. कैन इज दिस बी गिवन टू बिलो 18 years ऑफ एज ऑल्सो? आपने दिया कभी? Sir, below 18 I have not used. ओके। Because और एल्डरली में? below 18 में सर अपने ओपियोइड डिटॉक्सिफिकेशन ओपियोइड डिपेंडेंस में यूज किया हुआ है, बट अल्कोहल का पेशेंट में आई हैव नॉट गॉट द चांस ओके। टू थिंक अबाउट। और एल्डरली में यूज़ कर सकते हैं? एल्डरली में यूज कर सकते हैं, आई डोंट थिंक देयर इज एनी बैरियर टू ओके। एब्सोल्युटली। तो जैसे नैलट्रेक्सोन तो 50 mg OD है, लेकिन अकाम्प्रोसेट शायद TDS थ्राइस अ डे देना पड़ता है, यस तो सर, इज इट ट्रबलसम फॉर? एब्सोल्युटली सर। पहले क्या होता था सर, 333 mg वाला ही टैबलेट आता था, सो उसको क्या 2 TDS, अगर कोई 60 वी टेक द वेट एज अ कट ऑफ क्राइटेरिया, if the patient is having less than 60 kgs we follow a dose of 211, 333 mg TDS. ओके। If the weight is more than 60 kgs, we consider the dose of 666 mg TDS. TDS So having 6 pills per day becomes troublesome. But recently,
Now 666 mg का जो tablet, single tablet is also available now. Okay. So that becomes like a good thing for the patient to, मतलब उसके लिए नंबर भी कम हो जाता है tablets का, तो acceptability थोड़ी better हो जाती है patients के लिए. So इस हिसाब से 666 mg थ्राइस अ डे वो लेने में कम्बरसम है. एफिकेसी वाइज भी नैल्ट्रेक्सोन कैम्प्रोसिट में कुछ कंपैरेटिव कुछ होता है? Sir, acamprosate is very good when the patient has to remain abstinent. Detoxification phase पूरा हो गया. Now the patient is abstinent. So it helps with dealing with the protracted withdrawals. Sleep disturbances हैं, कुछ low mood है, anxiety है, उसमें भी जो है acamprosate help करता है. So the basic difference would be क्यू induced craving जो है, जो शराब की बोतल को देख के या कोई वाइन शॉप का बोर्ड देख के जो उस तरह की क्रेविंग होगी, उसमें नैल्ट्रेक्सोन का ज़्यादा रोल होगा. थियोरेटिकली आई एम टॉकिंग अबाउट. वेरी गुड. सो सेकंड थिंग वुड बी स्ट्रेस इंड्यूस्ड क्रेविंग. एंजाइटी हो रही है, प्रोट्रैक्टेड विड्रॉल है, हमें लगता है कि डिटॉक्सिफिकेशन के साथ ही विड्रॉल फेज खत्म हो जाता है, बट उसके बाद भी सम सिम्टम्स डू एग्जिस्ट बिकॉज अ लॉट ऑफ पेशेंट्स से कि मुझे नींद नहीं आती उसके बाद. सो वी नीड टू डू स्लीप मैनेजमेंट फॉर द पेशेंट या मूड मैनेजमेंट फॉर द पेशेंट. सो उसके लिए कैम्प्रोसिट इज़ वेरी सपोर्टिव. सो उसमें जो है विड्रॉल एब्सटिनेंस को मेंटेन करने में, सो कैम्प्रोसिट इज़ वेरी गुड. सो हाउ लॉन्ग डू यू कंटिन्यू दिस एंटी क्रेविंग? कितने मंथ्स? Sir, 1 year is that's what guidelines talk about, bare minimum, but it entirely depends on the goals of the patient, goals of the treatment that we decide with the patient कि patient को क्या ठीक लगे. So if the patient wants to continue taking it for a longer period, that is also fine. ऐसा कोई time period से bound करके फायदा नहीं है. Patient should be able to regain the functionality that he is thinking कि मेरी life के लिए वो best है. Could be in their personal relationships, financial things, and their workplace as well. तो वो targets जब achieve हो जाते हैं तो then the patient can consider stopping the medication. ओके. और कुछ ड्रग्स और हैं जो कि अप्रूव्ड नहीं है, जैसे टोपिरामेड, बैक्लोफेन, क्या आपने वो यूज़ किए हैं? Absolutely sir, बैक्लोफेन भी एक रिजॉर्ट है हमारे पास. जब बैक्लोफेन का एक थोड़ा सा एडवांटेज रहता है तो हल्का सा सिडेशन भी रहता है उससे. गाबा के. Yes sir. So we use it quite often in my practice. I am using baclofen because of easier availability, and कोई patient है जैसे 3 tablets नहीं खा रहा है, so we get an add-on cover also with baclofen. क्या डोज में एंटी क्रेविंग यूज़ करते हैं आप? Sir, 30 to 60 milligrams can be used, and higher doses also people have tried up to 80 and 100 milligrams as well. कैसा एक्सपीरियंस है आपका बैक्लोफेन के साथ? It's good. It's fairly good. But the evidence is lacking. Once the studies evidence is there, so maybe हम थोड़ा और confidence से इस बात को कह सकते हैं. But personal clinical experience में it has shown good results. Patients are satisfied. और टोपिरामेड का कैसा? Topiramate, sir, I've used it less for as an anti-craving, but yeah, evidence do exist for its support as well. मतलब वो आप उसको नंबर 4 पे ही रखना चाहेंगे? Yes. Any other drug apart from these which you have used in alcohol? Sir, these are, I think these are the core things. Then we obviously use disulfiram. That is our last resort. कब देना चाहिए डाइसल्फिराम? When should we put on disulfiram? Patient is presenting to us. पहली बार तो सर patient आए कहता है डॉक्टर साहब नहीं, रिएक्शन वाली गोली तो आप मुझे ना ही स्टार्ट करो, एंड मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा, इन्हीं दवाइयों पे मैं छोड़ दूंगा. When we psychoeducate the patient के डाइसल्फिराम का प्रोसेस क्या है, we take a proper consent form attached to it. We explain all the things कि कैसे मैकेनिज्म होने वाला है, how it is going to help you. So पेशेंट जो है डाइसल्फिराम, देन वी टॉक अबाउट जो पेशेंट बार बार रिलैप्स करके हमारे पास आ रहा है, सेकेंड टाइम द पेशेंट हैज अराइव्ड, थर्ड टाइम द पेशेंट हैज अराइव्ड, देन वी टेल द पेशेंट दैट सी दीज थिंग्स हैव नॉट वर्क फॉर यू, मे बी यू नीड दिस काइंड ऑफ ऑप्शन दैट जिससे कि आप अपने आप को क्रेविंग को अपने आप से डील करना सीख जाता है पेशेंट. सो व्हाइल बीइंग ऑन अ डेटरेंट काइंड ऑफ ड्रग. So आपको क्या लगता है हाउ ऑफन डू वी नीड डाइसल्फिराम इन एक्चुअली प्रैक्टिस? मतलब सर वी डू, आई गेस दिस इज द बेस्ट थिंग which is the most least used because
हैज़ बीन अ काइंड ऑफ फियर अबाउट इट कि रिएक्शन हो जाएगा. सो ओवर द ईयर इसका यूजेज डिक्रीज हो गया है. इट्स वेरी लो कॉस्ट मेडिकेशन, तो एविडेंस भी उतना ज़्यादा सब्सटैंशियल नहीं है, बट सुपरवाइज्ड डाइसल्फिराम, दैट्स व्हाट वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग. सुपरवाइज्ड डाइसल्फिराम वर्क्स बेस्ट. सबसे ज़्यादा एविडेंस है रिलैप्स रेट प्रिवेंट करने में. वी टेल द स्पाउस टू गिव द पेशेंट टू द पर्सन एंड दैट वर्क्स बेस्ट फॉर द पेशेंट्स. ग्रेट. तो कोवर्ट तो नहीं देते हैं? एब्सोल्युटली नॉट सर. पहले शायद दिया करते. नहीं सर, पेशेंट को पूरा याद कराते हैं क्या क्या चीज़ों का उसको एब्सटेन करना है, किस फूड आइटम से क्या हो सकता है, एंड वी टेल एवरीथिंग टू द पेशेंट. उसको याद कराते हैं, उससे पूछते हैं बार बार जब भी फॉलो अप होगा वील आस्क देम व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड व्हाइल टेकिंग दिस मेडिकेशन, एंड we get the consent form signed. I will sign, patient will sign, and the witness or जिस person is supervise करनी है, that person will also sign the consent form. Then only we proceed with it. तो ये गाइडलाइंस हमें प्राइवेट प्रैक्टिस में भी फॉलो करनी है? Absolutely, we do follow it. We do follow it. डाइसल्फिराम प्रिस्क्राइबिंग गाइडलाइंस. Yes, yes. ओके. तो क्या हम ये कह सकते हैं व्हेन एंटी क्रेविंग फेल देन यू पुट ऑन द पेशेंट ऑन डाइसल्फिराम, या इनिशियली? No, it's not like that. It depends on कि हमारे पास पेशेंट कब आए हैं. हमारे पास अगर पेशेंट 4-5 साल से डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ट्राई कर चुका है एंड दैट हैज नॉट वर्क फॉर द पेशेंट, वी आर गिविंग दैट ऑप्शन टू द पेशेंट. सो वी आर डिस्कसिंग विद द पेशेंट. इफ द पेशेंट is agreeing with it, so that's fair and well. One of the patients I received a call, came from Poland, brought his own implant of disulfiram, it's not available here, and got it implanted here. So I did not do it, but I was consulted for it कि यहाँ पे हो सकता है, कैसे हो सकता है. इम्प्लांट की आपने बात की, मैंने नैल्ट्रेक्सोन के भी इम्प्लांट्स के बारे में सुना है. Yes sir. So 3 months implant is available in India, and yes, is it good? It's good for some people. जो नैल्ट्रेक्सोन पे स्टेबल हैं, जिसको बार बार नैल्ट्रेक्सोन खाना नहीं है, who can afford it as well. Is it costly? Yes, it is. So it's a good option for them. So 3 months का available है, although in the market 6 months वाला भी आता है. It's not available here. Naltrexone long acting injectables are also there, but not available in India. Okay. तो आपको क्या लगता है नॉन फार्माकोलॉजिकल का रोल रहेगा? Absolutely. That remains the center of our treatment, always and absolute. Relapse prevention therapy में patient को enroll करना है हमने, and it starts during our admission as well. First inpatient में ही हमारा start हो जाता था. Even if in outpatient also, relapse prevention पे तो हमारा गोल रहता ही रहता है. थेरेपी के पार्ट्स जो हैं, मतलब डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जिस पे हम फोकस करते हैं. हाई रिस्क सिचुएशंस पे फोकस करते हैं, गुड कोपिंग स्किल्स एंड एब्स्टिनेंस वायलेशन इफेक्ट. एक बार अगर पेशेंट ने अल्कोहल ले लिया बाई चांस, तो उसको ये ना लग जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा पापी मैं ही हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता. सो दैट इज व्हाट इज एब्स्टिनेंस वायलेशन इफेक्ट. तो पेशेंट टोटली उसमें गिव इन कर देता है, लैप्स कन्वर्ट्स इनटू रीलैप्स. सो वी वांट टू प्रिवेंट दैट. वी वांट टू साइको एजुकेट द पेशेंट दैट लैप्स अगर हो भी गया, यू कैन, आवर डोर इज ऑलवेज ओपन फॉर यू. यू कैन अप्रोच अस एनी टाइम. वी आर नॉट गोइंग टू जज यू एंड वी आर गोइंग टू गिव यू द बेस्ट ट्रीटमेंट पॉसिबल. ओके. Finally, when we are moving towards conclusion of this podcast, I would like to ask, would your treatment change if he is using any other substance along with alcohol? Absolutely, Polysubstance. If there is opioid use, so naltrexone becomes a big no. Because it's a comorbid opioid use, intermittent kind of. अगर बीच में थोड़ा बहुत opioid या फिर कोई opioid pain medication ले रहा है patient, we need to psychoeducate the patient, inform the patient that naltrexone is an opioid antagonist. It becomes obviously a big no for the patient. अगर comorbid alcohol के साथ opioid use भी है, so that needs to be kept in mind. And अगर comorbid nicotine use है तो do you change the treatment? So nicotine को हम I guess अलग से separately उसको भी, मतलब we don't wait for starting the treatment of nicotine. Okay.
Simultaneously, we would want to offer the options of nicotine replacement therapy as well as varenicline, bupropion. ओके whatever लेकिन works. आपका अल्कोहल डिपेंडेंस का ट्रीटमेंट ज़्यादा चेंज नहीं होता नहीं, इफ़ नहीं, निकोटीन it इज absolutely remains. It Same. absolutely remains. बट इफ़ देयर आर कोमोबिड साइकाट्रिक कोमोबिडिटीज तब थोड़ा बहुत चेंजेस Uh, लाइक Sir, इफ अल्कोहलिज्म विद I'll- बाइपोलर Yes, sir. If the insight is so poor and we are giving the patient diazepam, that becomes a big no. उसने खा लिया, कंसेंट फॉर्म तो हमने साइन करा लिया था उससे, बट वो फिर भी खा ले तो उसको तो रिएक्शन हो ही जाएगा. सो अगर वो पेशेंट को इंसाइट ही नहीं है तो हम डायसल्फिराम उसको ऑफर ही नहीं कर सकते. सिमिलरली फॉर अ पेशेंट विद डिमेंशिया एज वेल, वी कैन नॉट ऑफर दीज काइंड ऑफ पेशेंट्स डायसल्फिराम, क्योंकि उसको याद ही नहीं रहेगा उसने खाई थी कि नहीं खाई थी टैबलेट, एंड ही माइट यूज अल्कोहल ओवर एंड अबव इट. So that becomes a red flag sign. We won't use disulfiram in these kind of patients. But apart from that, I don't think any other psychiatric illness which is having some kind of insight. लाइक न्यूरोटिक इलनेसेस में कोई प्रॉब्लम तो I नहीं don't think so, sir. We can give. Yes, sir. Because मतलब अल्कोहल कहीं ना कहीं साइकियाट्रिक इलनेस को भी इफेक्ट कर ही रहा है. उसको उसमें भी हैम्पर वो कर ही रहा है. डिप्रेशन हो, एंजाइटी डिसऑर्डर हो, न्यूरोटिक एज यू सेड कोई भी इलनेस हो, उसको अल्कोहल ने और ज़्यादा इंक्रीज और प्रेसिपिटेट करना ही है. सो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक बार अल्कोहल पे तो कंट्रोल पेशेंट करना ही करना पड़ेगा. Thank you really so much, Dr. Abhishek, for the insights. Before we conclude, the final question to you. You have done DM addiction psychiatry from AIMS and MD psychiatry from JMC Patiala. GMC Patiala. How was your experience of learning about addiction psychiatry in MD versus learning about addiction psychiatry in DM? Because many MD students would wish to know from you, sir, what do we learn in DM which we haven't learned in MD? The approach towards the patient. So it completely changes. जो पहले हमारा अप्रोच कुछ हद तक होता है, दैट इज अ थेरेपेटिक निहिलिज्म कि इस पेशेंट ने ठीक होना ही नहीं है. जो कभी कभी हमारा जब तक हमें साइकियाट्रिक इलनेसेस के बारे में भी नहीं पता होता था, हमें तब ये भी लगता था कि डिप्रेशन भी कभी ठीक नहीं होगा. बट ओवर द टाइम दैट परसेप्शन हैज चेंज्ड. सो आई गेस डीएम में मतलब दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लोर कि क्या इस तरह के डिसऑर्डर्स को एक बेटर वे में ट्रीट किया जा सकता है. सो सेकेंड इज द रिलैप्स प्रिवेंशन थेरेपी. उस पे थेरेपेटिक रोल्स पे हमारा बहुत ज़्यादा फोकस रहता है इन दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस. वी हैव ऑल द ऑप्शंस एंड वी गिव लाइक द बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट दैट वन कैन गिव. Thank you so much, Dr. Abhishek. It was a pleasure talking to you. I hope this podcast, which we have done today, is helpful for all the young psychiatry residents listening, and you got some insight into use of naltrexone and acamprosate in alcohol dependence. Thank you so much, Dr. Abhishek.